हेलो एवरीवन। आज हम आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 1 यानी कि ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है हमारा, शैक्षिक प्रबंधन के अर्थ एवं अवधारणा के बारे में चर्चा करते हुए शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख कार्य बताइए। तो शैक्षिक प्रबंधन से अर्थ जो हमारे जो विद्यालयी संसाधन है, शिक्षक है, ये सब लोग अपने कार्य सुचारू रूप से करें, अच्छी तरीके से करें, उन सब के प्रबंधन से है। तो हमारा जो प्रमुख बिंदु है वो है शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा, अवधारणा और प्रमुख कार्य। तो पहली जो हमारी हेडिंग है वो है शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो शैक्षिक प्रबंधन से तात्पर्य शिक्षा से संबंधित उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक या दक्षतापूर्वक उपयोग करना एवं उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से ही किसी संस्था के निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना है। यानी कि जो शिक्षा से संबंधित जितने भी हमारे संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे कि बच्चों के लिए हियरिंग एड हो या आपके फर्नीचर हो या आपका ब्लैक बोर्ड हो, डस्टर हो, ये सब जितनी भी जो चीज़ें हैं, संसाधन हैं, शिक्षक हों, जितने भी हमारे जो संसाधन हैं उनका कुशलतापूर्वक अच्छी तरीके से उनका कार्य करना या उनसे कार्य करवाना, ये हमारा शैक्षिक प्रबंधन के अर्थ में आता है। तो विद्यालय में होने वाले शैक्षिक प्रबंधन में शिक्षक, बालक, अभिभावक, कर्मचारी वर्ग, उपकरण, प्रयोगशालाएं इत्यादि आती हैं। यानी कि शैक्षिक प्रबंधन के अंदर हमारे शिक्षक हैं, बालक भी आते हैं, अभिभावक भी आते हैं, जो विद्यालय का जो कर्मचारी वर्ग होता है, साफ सफाई करने वाले लोग या अन्य कार्य करने वाले लोग, उपकरण जितने भी हमारे फर्नीचर है और बाकी जो हमारा जो सामान है वो सब, प्रयोगशालाएं, ये सब हमारा शैक्षिक प्रबंधन के अंदर ही आता है। तो मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो शिक्षा से संबंधित योजनाओं को दक्षतापूर्वक क्रियान्वित करना और समय समय पर मूल्यांकन करना और नई नई नीतियों का निर्धारण करना एवं व्यवस्था करना ही शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। यानी कि स्कूल में जो हमारी शिक्षा से संबंधित, बच्चों की शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन सबको अच्छी तरीके से क्रियान्वित करवाना और वो सही तरीके से सब सारे कार्य हो रहे हैं उनका मूल्यांकन करना और बच्चों के लिए या शिक्षा से संबंधित नई नई पॉलिसी को लेकर आना और उनकी व्यवस्था करना, ये सब भी शैक्षिक प्रबंधन के अंदर ही आता है। तो ये हमारी है शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषा। तो शैक्षिक प्रबंधन शिक्षा प्रणाली के प्रशासन को संदर्भित करता है जिसमें एक समूह मानव और भौतिक संसाधनों को एक शिक्षा प्रणाली को निष्पादित करने के लिए पर्यवेक्षण, योजना, रणनीति और संरचनाओं को लागू करने के लिए जोड़ता है। यानी कि विद्यालय में जिस समूह का कार्य शैक्षिक प्रबंधन करने का होता है वो क्या करता है, जो हमारे जो मानवीय संसाधन है, जो विद्यालय के अध्यापक हैं, छात्र हैं और जो प्रधानाचार्य है, कर्मचारी वर्ग है और जो हमारे भौतिक संसाधन है विद्यालय के, फर्नीचर है और हमारी बुक्स हैं बच्चों की, ब्लैक बोर्ड है, डस्टर, चौक, इन सभी को जोड़ता है। किसके लिए जोड़ता है? और इनका पर्यवेक्षण करता है, इनके लिए योजनाएं बनाता है, रणनीतियां बनाता है, ताकि जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है विद्यालय की वो अच्छी तरीके से कार्य करती रहे। ये हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि एजुकेशनल मैनेजमेंट refers to the administration of the education system in which a group combines human and material resources to supervise, plan, strategize and implement structures to execute an education system। इसके बाद हम आते हैं शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा पर, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला हमारा पॉइंट है शिक्षण एक व्यवसाय है, यानी कि जो टीचिंग क्या है, हमारी एक बिजनेस है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। किसने बोला? ये हैनी के शब्दों में कि व्यवसाय वस्तुओं तथा सेवाओं के उस नियमित रूप क्रय विक्रय, हस्तांतरण अथवा विनिमय को कहते हैं जो लाभ कमाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो हमारा जो व्यवसाय होता है, यानी कि जो बिजनेस होता है, वो हम किस लिए करते हैं? वो हम वस्तुएं हैं या किसी को हम सर्विस दे रहे हैं, जैसे बैंकिंग सर्विस है, टीचिंग भी एक सर्विस है, या हम वस्तुओं का विनिमय करते हैं या बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, ये हम सब कार्य किसके लिए करते हैं? लाभ कमाने के लिए करते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार
शिक्षा एक व्यवसाय है। इसमें शिक्षक अपने ज्ञान तथा कौशल की सेवाएं धन के बदले छात्रों को देता है। यानी कि शिक्षा जो है हमारी क्या है, वो एक बिजनेस है। इसमें टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स अपनी जो सेवाएं हैं, यानी कि जो उनका जो ज्ञान है, जो कौशल है, वो छात्रों को देते हैं। किस लिए देते हैं, उसके बदले उनको पैसा मिलता है। तो छात्र शिक्षण द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान तथा कौशल उपयोग करके अपनी क्षमता को विकास करते हैं। तो छात्रों को जो शिक्षा मिलती है उसका वो उपयोग अपनी क्षमताओं को विकास करने में या अपने अपने लिए जॉब ढूंढने में या अन्य कार्य करने में करते हैं। और व्यवसाय में क्रय विक्रय, विनिमय, सेवाओं का लेन देन, लाभ, प्रयोजन, प्रतिफल के अनिश्चितता, जोखिम, विनिमय के निरंतरता के लक्षण पाए जाते हैं। तो बिजनेस में खरीदना बेचना या वस्तुओं का लेन देन हो, सेवाओं का लेन देन हो, प्रॉफिट है, लॉस है, अनिश्चितता है, ये सब बिजनेस के एक तरीके से ये सब बिजनेस में पाया जाता है। तो उद्योग तथा व्यवसाय में लाभ उत्पादक को मिलता है। यानी कि बिजनेस में क्या होता है, जो सेवाएं दे रहा है या जो वस्तुओं को हमें दे रहा है, यानी कि जो उत्पादक है, तो जो प्रॉफिट जो है वो उत्पादक को ही मिलेगा। ठीक है। और शिक्षा में क्या होता है कि शिक्षा में उक्त सभी लक्षण पाए जाते हैं जो कि एक बिजनेस में पाए जाते हैं। ठीक है। सेवाओं का लेन देन है, इसमें प्रॉफिट है, इसमें जोखिम भी है, लेकिन इसमें जोखिम कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसका लाभ व्यक्ति तथा समाज को मिलता है। अब बिजनेस में क्या होता है कि जो लाभ जो है वो केवल एक व्यक्ति को जाता है या एक विशेष समूह को जाता है, लेकिन जब हम शिक्षा प्रदान करते हैं तो वो शिक्षा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है और पूरे समाज के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है उसके अनुसार क्या है, शिक्षा एक प्रबंधन है। तो शिक्षा यद्यपि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की सफलता उत्तम प्रबंधन पर निर्भर करती है। यानी कि जो शिक्षा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसकी जो सफलता है वो एक अच्छे प्रबंधन पर निर्भर करती है। यदि प्रबंधन निरंकुश है तो शिक्षा की प्रक्रिया में अवरोध आएंगे। यानी कि प्रबंधन निरंकुश का मतलब है कि जो प्रबंधन का कार्य जो देख रहे हैं वो लोग निरंकुश हैं, तो जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली की जो प्रक्रिया है, जो शिक्षा देने की जो प्रक्रिया है, उसमें अवरोध उत्पन्न होंगे। यदि वो अधिनायकवादी यानी कि जो प्रबंधन कर रहा है विद्यालय में, वो इस तरीके का इंसान है जो किसी और की सुनता ही नहीं है, जो उसकी इच्छा होती है वही कार्य करता है, तो एक व्यक्ति या संस्था का वर्चस्व रहेगा। और यदि मुक्त है तो क्या होगा, तो अराजकता की संभावना बढ़ेगी। यानी कि टीचर्स अगर कुछ कह रहे हैं, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, या कर्मचारी वर्ग बात नहीं मान रहे हैं, तो इसलिए क्या होना चाहिए, तो इसलिए शिक्षा उद्योग अर्थात शिक्षा संस्थाओं की सफलता उसके प्रबंधन पर निर्भर करती है। यानी कि जो हमारा शिक्षा का जो प्रबंधन है, ना तो वो निरंकुश होना चाहिए, ना ही वो ऐसा होना चाहिए कि केवल एक व्यक्ति और या एक संस्था का वर्चस्व हो जाए, ना ही एकदम तरीके से मुक्त होना चाहिए। तो विद्यालय प्रबंधन में मानव यानी कि शिक्षक, छात्र, मशीनें यानी कि विद्यालय उपकरण, माल यानी कि शैक्षिक प्रक्रिया तथा निष्पत्ति, ये सब हम बिजनेस के आधार पर हम देख रहे हैं कि शिक्षा एक बिजनेस के आधार पर कैसी है। और मुद्रा बाजार में क्या आती है, हमारी शुल्क आती है, अर्थव्यवस्था है विद्यालय की, और मानव शक्ति नियोजन है। मानव शक्ति नियोजन से मतलब टीचर्स है, टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, कर्मचारी वर्ग कैसा कार्य कर रहा है, प्रधानाध्यापक कैसे कार्य कर रहे हैं, तो ये सब हमारे मानव शक्ति नियोजन के अंतर्गत आता है। प्रबंधन यानी कि समन्वय, इन सब के बीच में समन्वय कैसा है, तथा संगठन यानी कि प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक और साधन, ये सब संगठन में है। तो विद्यालय जो प्रबंधन में इन सभी का रोल होता है, ये सभी विद्यालय प्रबंधन के अंदर ही आते हैं। इन सब को गतिशील बनाए रखने में प्रबंधक की भूमिका महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारा आता है शिक्षा प्रबंधन का क्षेत्र अथवा कार्य। यानी कि जो शिक्षा प्रबंधन का हमारा क्षेत्र क्या है या कार्य क्या है। तो शैक्षिक प्रबंधन एक व्यापक प्रक्रिया है, यानी कि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके अंतर्गत मानवीय संसाधन आते हैं, भौतिक संसाधन आते हैं, वित्तीय संसाधन आते हैं। तो ये एक बहुत ही व्यापक प्रक्रिया होती है और इसमें देश की आवश्यकता, संसाधन, मानव शक्ति नियोजन आदि निहित होते हैं। शैक्षिक प्रबंधन में देश की आवश्यकता से मतलब है जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है विद्यालय में, वो हमारी देश की आवश्यकता अनुसार ही होती है।
संसाधनों का वितरण है, मानव शक्ति का जो नियोजन है, टीचर्स ठीक से काम कर रहे हैं, कर्मचारी वर्ग ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब देखना, ये सब हमारे शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत ही आता है। तो प्रबंधन के कार्यों की व्याख्या करते हुए हेनरी फेयल ने कहा है कि प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म, युद्ध या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। यानी कि जो प्रबंधन है, यानी कि जो मैनेजमेंट जो है वो क्या है, वो एक सार्वभौमिक विज्ञान है। यानी कि ये हर जगह जरूरी होता है, चाहे वो वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, युद्ध हो या जन कल्याण, इवन घर के कार्य में भी प्रबंधन की आवश्यकता हमें पड़ती ही पड़ती है। उसके बाद शैक्षिक प्रबंधन के निम्नलिखित कार्य अथवा क्षेत्र हैं। तो हमारा जो पहला जो शैक्षिक प्रबंधन का कार्य या क्षेत्र है वो है उत्पादक प्रबंधन। यानी कि इसके अंतर्गत उत्तम शैक्षिक उपलब्धि को दृष्टिगत रखा जाता है। यानी कि टीचर्स जो हैं वो अपना कार्य अच्छी तरीके से करें, ये हमारे उत्तम शैक्षिक उपलब्धि के अंतर्गत आता है। वित्तीय प्रबंधन, शिक्षा संस्थाओं के संचालन के लिए वित्तीय प्रबंधन किया जाता है। विद्यालय के जो कार्य हैं, चाहे टीचर्स की सैलरी हो, कर्मचारी वर्ग की सैलरी हो, अन्य जो विद्यालय के लिए भौतिक संसाधन जुटाना हो, उन सभी के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है, इसीलिए वित्तीय प्रबंधन भी आवश्यक होता है। उसके बाद हमारा आता है विकास प्रबंधन। विद्यालयों को प्रोन्नत करने के लिए विकास की व्यवस्था की जाती है। यानी कि जो हमारा वित्तीय प्रबंधन हमारा आया, उसके लिए विद्यालय के लिए अगर हमें और अधिक कक्षाओं की ज़रूरत है या और अधिक भौतिक संसाधनों की ज़रूरत है, तो इसके लिए भी हमें प्रबंध करना पड़ता है। और उसके बाद हमारा आता है वितरण प्रबंधन। विद्यालय संसाधनों का, इसके अंतर्गत क्या होता है, विद्यालय संसाधनों का वितरण किया जाता है। विद्यालय संसाधन के अंतर्गत हमारा फर्नीचर है, पुस्तकालय की पुस्तकें हैं, प्रयोगशालाएं हैं, और जो खेल का मैदान है, चाहे वो हॉस्टल है, और भी जो हमारे स्पेशल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए हियरिंग एड है, और ये सभी चीज़ें जो हमारे विद्यालय संसाधन के अंतर्गत आती हैं, तो उनका प्रबंधन हमारा वितरण प्रबंधन के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा आता है क्रय प्रबंधन। यानी कि विद्यालय में सामान्य क्रय करने का प्रबंध किया जाता है। सामान्य क्रय करने का प्रबंध मतलब विद्यालय से ज़रूरी जितने भी चीज़ें हैं उनको खरीदने के लिए भी हमें प्रबंध करना पड़ता है। उसके बाद हमारा आता है परिवहन प्रबंधन। विद्यालय में सामान छात्रों व स्टाफ के लाने या ले जाने की व्यवस्था की जाती है। संस्था का प्रबंधन, संस्था के भवन, उपकरण एवं अन्य संसाधनों का प्रबंधन इसके अंतर्गत किया जाता है। यानी संस्था का भवन है, यानी कि जो विद्यालय का जो भवन है उसका अगर टूट फूट है तो उसकी मरम्मत की जानी है, उपकरण है वो खरीदने हैं, या अन्य संसाधन है संस्था के लिए जो जरूरी है, उन सब का प्रबंधन हमारे संस्था के प्रबंधन के अंतर्गत आता है। सेवा वर्ग के प्रबंधन में क्या है कि शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, इन सब की व्यवस्था करना, इनका पद और भूमिका को निर्धारण करना, ये हमारा सेवा वर्गीय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। उसके बाद विद्यालय का जो कार्यालय प्रबंधन है उसके अंतर्गत क्या आता है, प्रत्येक विद्यालय में रिकॉर्ड की व्यवस्था करने के लिए कार्यालय होता है जिसके प्रबंध की आवश्यकता होती है। अब रिकॉर्ड की व्यवस्था में बच्चे की जो फीस जो बच्चे देते हैं उसका रिकॉर्ड है, और बच्चों के मार्क्स का रिकॉर्ड है, पास फेल होने का रिकॉर्ड है। इसी तरीके से विद्यालय में कई तरह के रिकॉर्ड होते हैं, उसकी व्यवस्था करने के लिए भी एक कार्यालय होता है। इसके लिए इसके प्रबंध की भी आवश्यकता होती है। तो ये सभी हमारे शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा है शैक्षिक प्रबंधन। तो इसके अंदर जो हमारा पहला है वो है भौतिक तत्वों का प्रबंध, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स। तो हमारे विद्यालय में जो हमारे जो फिजिकल एलिमेंट्स है वो कौन कौन है, विद्यालय की बिल्डिंग है, फर्नीचर है, लाइब्रेरी है, ठीक है, और प्रयोगशाला है या खेल का मैदान है बच्चों का, हॉस्टल है, और जो बच्चे स्पेशल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए जो ज़रूरी साधन है वो सब है। ये सब हमारे भौतिक तत्वों के प्रबंधन के अंतर्गत आता है। दूसरा है हमारा वित्त प्रबंधन। इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है, जितने भी वित्तीय मुद्दे हैं विद्यालय के, यानी कि चाहे बच्चों की फीस है या कोर्स है या अनुदान है, या ये सब हमारे वित्त प्रबंधन के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा सिद्धांतों का प्रबंध। सिद्धांतों के प्रबंध में हमारा जो विद्यालय का समय है, ठीक है, अनुशासन है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जिससे पहले हमने पढ़ी वो सब हैं।
नियम हैं, सिद्धांत हैं जिसके आधार पर विद्यालय में पढ़ाई होती है, ये सब हमारे सिद्धांतों के प्रबंध के अंतर्गत आता है। और फोर्थ है हमारा मानवीय तत्वों का प्रबंध। मानवीय तत्वों के प्रबंध में हमारे छात्र आते हैं, शिक्षक आते हैं, प्रधानाचार्य आते हैं, प्रबंध कमेटी के सदस्य आते हैं, शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी हैं हमारे विद्यालय के, ये सब हमारे मानवीय तत्वों के प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब, इन सभी का प्रबंध ही पूरी तरीके से हमारा क्या कहलाता है, वो शैक्षिक प्रबंध कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं आपके लिए एक सेकंड पेपर का एक प्रश्न लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।